प्रॉफिट है, जो उसका हक है वो कितना मिल रहा है और आरक्षण का लाभ कितना मिल रहा है। ये आरक्षण से सिर्फ एक बात याद रखिएगा, आरक्षण से सिर्फ एक बात याद रखिएगा, कुछ लोगों तक फायदा पहुंच पा रहा है, अभी पूरी तरह से सब लोगों को फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। देश आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन फायदा सब पे नहीं पहुंचा। तो वही तो पूछ रहे हैं मनुवादी कि कितना और फायदा चाहिए, एक हिसाब तो होगा आप लोगों का फायदा लेने का। हालांकि आप तो खुद शुक्ला है, लेकिन एक समुदाय, बहुजन समुदाय के जो लोग लेते हैं। मैं मानववादी हूँ ना, इसलिए मुझे चिंता नहीं। हाँ, अगर आप मानव विचारधारा रखते हैं, मानव के समर्थक हैं, मतलब मेरे साथ सभी लोग बराबर उठे बैठे चले, तो ये बात सच है। उन्हें मैं ये कहूंगा कि कितना लेंगे, तो उनसे जवाब इतना ही है कि जब तक हर बच्चा उनका आपके बराबर नहीं पहुंच जाता, जब तक हर व्यक्ति आप जैसा नहीं हो जाता, आप जैसे उच्च शीर्ष पदों पर नहीं पहुंच जाता, तब तक ये आरक्षण मिलता है। और उसके बाद भी जब तक ये जाति व्यवस्था बनी, तब तक ये आरक्षण बना जो का बताइए, दलित हितैषी बताने वाले मोदी जी को आप कैसे देखते हैं? दलित हितैषी कितनी किसने बताया आपसे? किसने बताया आपसे? उन्होंने स्वयं। भाई सब वो किसी के हितैषी थे, अपने माँ बाप के और अपनी 140 करोड़ जनता के, वो किसी के हितैषी नहीं। भाइयों और बहनों कहते हैं जनता को, तो बताइए। देखिए, जब एक जादूगर कोई जादू दिखाता है ना, और कोई जेब कतरा कोई जेब काटता है, तो वो कहीं ना आपका ध्यान आकर्षित करता है और केंद्रित करता है, उसके बाद अपना कारनामा दिखाता है। ठीक है, जादूगर अपने समय और जेब कतरा दूसरी तरफ। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कुछ चीज लेनी है तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। आप सीधे शब्दों में समझ लीजिए, ये दबे कुछ लोग पिछड़ों को और पीछे पहुंचाने की है। ये चाहते हैं कि आप सिर्फ शौचालय तक रहें, सचिवालय तक ना पहुंचे, किसी भी तरह ना पहुंचे, चाहे इनके कितने भी बिल उठा लीजिए, कुछ भी लीजिए। और आजकल तो जब से 2024 का इलेक्शन पहुंचा है, हम लोगों ने रिजल्ट बदला है, आपने रिजल्ट बदला है, जो मोदी मीडिया से हटके एक दूसरी मीडिया है, जो एक सही मीडिया है, जो अच्छी मीडिया जिसको लोग देखना पसंद करते हैं, उनकी बदौलत जो आज नंबर बदला है, तो ये धड़ाधड़ पिछले 12-15 दिनों के अंदर उन्होंने 3 बिल वापसी लिए, और एक तो 72 घंटे पहले ही लिया। इस बिल के बारे में अगर इस बिल को देखा जाए तो यहीं से साफ साफ साबित हो जाता है कि भैया दबे कुछ लोगों की सरकार नहीं है, ये तुम्हें दबा कुचल कर मार देने वाली सरकार, तुम्हें पीछे से और पीछे ले जाने वाली सरकार। ये हमारे लिए कुछ नया लेके नहीं आई। अच्छा, लेटरल एंट्री से क्या फायदा और नुकसान था? SC ST को ये कहीं ना वर्गीकरण को आपने इनका पता सुन लिया, ये कहीं ना कहीं चाहते थे कि OBC ST वाले जो है ये जितने पीछे उतने पीछे रहे। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शौचालय तक रहे, सचिवालय तक ना पहुंचता, बस ये मानसिकता इनकी जो है। और सचिवालय कौन जाएगा और शौचालय कौन जाएगा? देखिए, आप डिफाइन करना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, और वो शब्द मैं सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं बोलूंगा। जिनके पास ये बात पहुंची वो बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे को मर्यादित रहना पड़ेगा अपनी भाषा में। सिर्फ इतना बता दूं, जब आदमी कहता है अच्छा वो भी इतना आगे बढ़ गया, किस वजह से बढ़ गया, तो ऐसे बिल लेके आ जाए ताकि इनकी टांग पकड़ के पीछे कहता है, तो वो बिल उनमें से एक था। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद ने सदन में दहाड़ते हुए चमार रेजिमेंट की दहाड़ा ना, कहा था ना मैंने, दहाड़ेगा, आने दो उसको। बहुजन की माँ का शेर है वो, माँ की से जन्मा शेर। जब वो दहाड़ेगा ना, तो वो जो बाकी के हैं 500 से ज्यादा लोग, वो अकेले उससे कांपने लगे। दहाड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चमार रेजिमेंट को आप कैसे देखते हैं? होना चाहिए, राजपूताना रेजिमेंट है, फलाना रेजिमेंट है, होनी चाहिए। पता तो चले कि बहुजन की माँ शेर पैदा करती है, वो शेर उस सीमा पे भी खड़ा होकर के लड़काता है और दहाड़ता है, और जमीन और खेत पे भी सीना फाड़ करके अनाज पैदा करता है। हर चीज में सच्चा, ये मौका मिलना चाहिए। अमित शुक्ला जी, उन्होंने कहा कि गुर्जर रेजिमेंट भी होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हमारे समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए रेजिमेंट हो। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि अभी उन्हें चमार रेजिमेंट पे उन्हें रुकना चाहिए। हाँ। और पहले इसको लाना चाहिए। बहुत सारी मांग करने का कोई फायदा नहीं। जब हम अपने पिता से मांगते हैं, और क्षमा चाहूंगा कि नकारा पिता से अगर हम कुछ मांगते हैं, तो उससे हम सब कुछ नहीं ले सकते। एक बार में एक ही चीज ले सकते हैं। मतलब तुम कह दो पापा मुझे आज पैंट भी चाहिए, शर्ट भी चाहिए, जूता भी चाहिए, जुराब भी चाहिए, हेयर बैंड भी चाहिए, गूगल भी चाहिए, घड़ी भी चाहिए, फोन भी चाहिए, लीड भी चाहिए, तो समझ जाओ भूल जाओ। आप एक चीज मांगो, ताकि आपकी लड़ाई क्लियर रहे, आपका जो भेदने की क्षमता है वो साफ रहे। भाला एक ही दिशा में फेंकिए, अगर आपको चारों तरफ फेंकना तो शायद आप अच्छा, आप कह रहे हैं कि आजादी का 77वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, चारों तरफ बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। इस युग में एक समाज का, बहुजन समाज का खासतौर पर कितना विकास देखते हैं?
मुझे तो बिल्कुल वैसे ही दिखता है, तो 1-2% के तो नहीं अलग कहूंगा, सबका नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये है कि बोलने की आजादी पहले से कुछ समय के अंदर लोग बोल पा रहे हैं, पहले बोल नहीं पा रहे थे, डरते थे। ठीक है, दबाने का काम तो आज भी कर रहे हैं ये लोग, लेकिन आजकल बोल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बहुजन समाज की, अगर मैं अर्थव्यवस्था और उनकी आर्थिक स्थिति देखूं, सामाजिक स्थिति देखूं, शैक्षिक स्थिति देखूं, तो कुछ बदलाव आया है, कुछ, लेकिन वो भी नहीं, ज्यादा नहीं। महिलाओं पिछले में- महिलाओं में तो भी, पुरुषों की बात कर रहा हूँ, महिलाओं में तो बेटियां आज भी मतलब कहाँ सुरक्षित। जितने भी आजकल गलत कांड हो रहे हैं, जो गलत काम हो रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा सुरक्षित बच्चे हैं मेरी बहुजन समाज की, सबसे ज्यादा। ये दुख है मुझे ये कहते हुए, क्योंकि कहा जाता था कि बेटी किसी की भी हो, दुश्मन की तो बेटी बेटी, चाहे मेरी हो चाहे मेरे दुश्मन की हो, मेरी बेटी। पर ऐसा नहीं है। तो मतलब समाज देख के भी क्या किसी महिला के साथ मैं दुष्कर्म ये नहीं किया कह जाता है? पाऊंगा, मैं ये नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जिन लोगों की ऐसी मानसिकता है, जो 3 साल की बच्ची के अंदर कहाँ से सौंदर्य दिखता है, मुझे तो उसके अंदर एक छोटी सी गुड़िया नजर। मैं तो साफ कहता हूँ कि किसी भी बिटिया में अगर वो राह पे चल रही है तो हो सकता है वो मेरी बहन, पार्क में खेल रही है हो सकता है मेरी बेटी, और एक वृद्धावस्था में सड़क पे से पार कर रही है और कहीं जा रही है, कुछ भी कर रही है, वो मेरी माँ। मैं तो उस नजरिए से देखता हूं। शायद अभी आप, मैं जब वीडियो बना रहे थे, आप जब मेरे पास आए थे ताकि वीडियो का एंगल थोड़ा सा अच्छा लगे। तो वो मतलब मुझे, मेरे को ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को, एक स्त्री के लिए भावना से भी नहीं 3 प्रकार से, अगर वो ज्यादा छोटी है तो मेरी बेटी है, अगर वो जवान है तो वो मेरी बहन है, और अगर वो वृद्ध है तो वो मेरी माँ है। ये जब हम ढूंढना स्टार्ट कर देंगे तो सब कुछ सही है। अच्छा, लेकिन तमाम दलीलें जी दी जाती है कि समाज में वर्गीकरण की आवश्यकता है। कोर्ट खुद जब ये दलीलें देता है तो अचंभित करने वाला होता है। नहीं, कोर्ट के लिए मैं क्या बोलूं, ये वही कोर्ट है जो रात को 2 बजे तक के लिए किसी आतंकवादी के लिए खुला गया था, और यही क्या कहते हैं, उठा के देखें इतने केस पेंडिंग हैं, ये खुद कहते हैं कि इतने केस पेंडिंग, उसमें तो खैर हम लोगों का भी हाथ है। अगर आपकी हमारी थोड़ी बहुत तू में हो जाए तो कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट, छुपते बोलते हैं कोर्ट में तुमसे बात करते हैं, उन्हीं वजह से उसको मुकदमे पहुंचते हैं। लेकिन कोर्ट के पास इतने मुकदमे और इस फालतू की चीजों को लेकर के वो बात कर रहा है, उसे तो आना चाहिए था कि ऐसा हो कि किसी दलित, किसी वंचित, किसी बहुजन का शोषण ना हो पाए, कोई ऐसी बात लेके आते हैं। ये वर्गीकरण लेकर के आने का मतलब ही है कि किसी तरह इनको तोड़ा जाए, इनकी संख्या को डिवाइड किया जाए। आप बात मानिएगा, कुछ लोग जो कहते हैं ना, ये अंधभक्त जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, उनसे हिंदू राष्ट्र में अगर मैं बात करूं तो दलित और बहुजन की परिकल्पना क्या है, वो किस एंगल से उनको अपना भाई मानते हैं, या उन्हें जब हिंदू राष्ट्र होगा तो बहुजनों को किस जगह उन्हें श्रेणी में रखेंगे, क्या सोचेंगे उनके साथ, रखने का क्या अधिकार दूंगा। लेकिन इनकी कल्पना पूछ रहा हूँ, इनकी कल्पना में क्या है। तो उसी तरीके से ये जब बात करने आते हैं, जब ये कोई मुद्दा लेकर के आते हैं, तो भाई तुम इनके उत्थान का मुद्दा क्यों लेके आ रही है, इनका वर्गीकरण का मुद्दा लेके क्यों आए, इनको वर्गीकरण कर दो, मतलब ए बी सी डी कैटेगरी में कर दो, भैया तुम ए हो, क्रीमी लेयर हो, बारह हो। अरे भाई उसकी बात की बच्चे, मैंने अभी पीछे भी कई बार बताया है कि जब एक दलित की किसी जगह सरकारी नौकरी भी लग जाती है, उसकी तनख्वाह अगर मान लो 40 से 50 हजार हो जाती है, उसके पास घर नहीं तो उसने घर लिया, जिसका वो आधी से ज्यादा तनख्वाह का ब्याज भरता है, लिखाई पढ़ाई कराता है, और ईएमआई में आधा जीवन कटा देता है 30 साल की। आप ईएमआई कैलकुलेट करके देखिएगा, जमीनों के जो रेट चल रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद वो थोड़ा बहुत बचाता है तो हर जगह वो टैक्स भरता हुआ जाता है, इस डाका डालने वाली, जेब काटने वाली टैक्स सिस्टम पे वो किसी तरह अपना लालन पोषण करता है, और जब रिटायरमेंट की कगार में पहुंचता है तो जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं पहुंच जाता है। तो कैसे आरक्षण का उसने लाभ ले लिया। अच्छा, भेदभाव पे एक बड़ी बात कही जाती है कि भेदभाव केवल गांवों में होता है, केवल गांवों में होता है, शहरों में नहीं होता। तो आप क्या कहते हैं? मेरा मानना है जो जातीयवादी लोग हैं वो कहीं भी खड़े हो, चाहे वो संगमरमर के पत्थर पे खड़े हो या गोबर में खड़े हो, वो कहीं भी अपना रंग और बत्ती नहीं। अगर वो जातिवादी लोग हैं शहर में तो वो कहीं ना कहीं अपना जातिवादी कीड़ा दिखाएंगे, और वो गांव में तो ज्यादा फैला हुआ ही है, इसमें किसी से गांव के अंदर जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा है, ये मैं नहीं सभी कहते, लेकिन शहरों में भी है पर वो कम है, क्योंकि पता है कि कहीं ना कहीं शहर तक ये आदमी जब पहुंचा है तो इसके पास अपनी संख्या है और अपना बल है और अपना ज्ञान है, और सबसे बड़ी बात है इसके पास इसका एटम बम है जो कि संविधान है। और आजकल अच्छा लगता है देख करके कि बहुजन बच्चे संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान को देख रहे हैं, उठा रहे हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो ज्ञान होता है। तो कह रहे हैं कावड़ कब उठाएंगे अगर यही सब उठाते रहेंगे? देखिए ये भक्ति और किसी और का आराधना है, लेकिन मेरा मानना है जो लोग कांवड़ को प्रोत्साहित कर रहे हैं वो अपने बच्चे कब कांवड़ में देखें, जो लोग कांवड़ियों के फूल फेंक रहे हैं वो अपने बच्चे में भेजो, तो मैं भी सोचूंगा कि सभी क्या तो अमित शुक्ला आप कभी कावड़ में गए या नहीं? गंगा नहाने, गंगा स्नान करने गया हूँ, ठीक है, पर मैं पापी नहीं हूँ, पाप धोने नहीं गया था, मेरी अपनी श्रद्धा थी, मैं हर मंदिर जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, ऐसा नहीं है,
लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं आपको तो प्रोत्साहित करूँ, मेरा बच्चा भी इस काम को करे, तो मैं ऐसे काम करने का तो मतलब मेरे भोले बाबा ये कहते हैं कि आपको कष्ट लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने सामाजिक और लोगों की सेवा करते रहिए, वही मेरे लिए सब कुछ है। घर के मंदिर में आप जल ना चढ़ाओ और 100-200 किलोमीटर जाकर के जल उठाओ, ठीक है। अच्छा, आप धार्मिक ग्रंथ तो पढ़ते होंगे, तो आप कह रहे हैं कि आपके हिसाब से सभी लोग बराबर हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में तो ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं सब मैं देखो कि मैं उस ग्रंथ को ही नहीं मानता, ना पढ़ना चाहता हूँ जो कहती कि लोगों का वर्गीकरण। हाँ, मैंने ये पढ़ा है कि जो वर्ग हैं वो उनके काम पे है। अगर मैं ब्राह्मण हूँ और मैं कोई सेवा का कार्य कर रहा हूँ तो मैं शूद्र हूँ, ये पहचानना बहुत जरूरी है। एक जमाने पहले एक रामायण आती थी और आपको गूगल पे मिल जाएगा। रामायण के अंदर क्या कहते हैं, राम का दरबार लगा है, वहां पर लवकुश अपना रामायण सुना रहे हैं, वहां पर ना निषाद राज भी बैठे हुए हैं। तो सोचो, राम भगवान की कल्पना ऐसी थी कि वो अपने दरबार में सबको बैठाते। मैं बस उसी से उत्साहित हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे नारायण ने कहा है कि सब में नारायण है, मैं कण कण विराजमान हूँ, अर्थात आप में मेरी बिटिया भी दिखती है और मेरे को देवी लक्ष्मी भी दिखती है और भगवान नारायण स्वयं दिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये थे हमारे साथ अमित शुक्ला। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहूंगा कि किसी जाति व्यवस्था, किसी धार्मिक मापदंड में आप बढ़िए नहीं, किसी के खिलाफ मत बोलिए, समर्थक बनिए। जब आप समर्थक बनेंगे और आप किसी का सहयोग करेंगे, मैं लिख के देता हूँ ये परिवर्तन आएगा। सब एक दूसरे के पूरक होंगे, पूरक बनिए। अच्छा, बहुजनों को अपना हक अधिकार लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पढ़ना, सिर्फ पढ़ना, सिर्फ पढ़िए। आप पढ़ेंगे, सवाल पूछना सीख जाएंगे, आपको अपना हक अधिकार पता चल जाएगा। और मैं कहूंगा पुराने अपने नेताओं जो इस धरती पे नहीं है, वो दिव्यांगत हो चुके हैं, उनका एक अलग मापदंड बन चुका है किताबों में पढ़ने के लिए। लेकिन उसकी जगह अगर आप श्रेष्ठ हैं, आपके पास ज्ञान है, आप वकालत कर रहे हैं या किसी अच्छे क्षेत्र में हैं, तो आप किसी मजबूर किसी साथी का अपना साथ दीजिए, अर्थात उसकी कानून की किताब। आप अपने समाज को उठाने का काम सिर्फ और सिर्फ हम तो केवल उनके समर्थक बन सकते हैं। बहुजन समाज को अपनी आवाज स्वयं उठानी पड़ेगी। ये थे हमारे साथ अमित शुक्ला, जिनसे हमने बातचीत करी। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर बता सकते हैं।